थर्ड मॉडिफिकेशन इन ब्रेटॉन साइकिल। अभी तक हम लोगों ने दो मॉडिफिकेशन की बात की है। पहले मॉडिफिकेशन में रिजनरेशन कराया था, और रिजनरेशन में मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं किसी तरह से हीट एडिशन को कम कर दूं और एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा जो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कराया था वो इंटरकूलिंग था, और इंटरकूलिंग में मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं किसी भी तरह से कंप्रेशर के वर्क को कम कर दूं, जिससे आपका नेटवर्क क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अब मैं तीसरा मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, रीहीटिंग। और रीहीटिंग में मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि मैं टरबाइन के वर्क को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो रीहीटिंग इज़ अ प्रोसेस in which we use the multiple number of turbine and reheater in order to increase the turbine work, ये लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, अभी तक सिंपल ब्रेटॉन साइकिल में एक्सपेंशन सिंगल टरबाइन से होता था, अब मैं मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन और मल्टीपल नंबर ऑफ रीहीटर यूज़ करूँगा एक्सपेंशन के लिए। तो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ ऐसा, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि मैं उसको अगर ब्रेटॉन साइकिल में अप्लाई करूँगा तो इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक पीवी डायग्राम है, और यहाँ पर टरबाइन क्या होता है, टरबाइन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लूइड को ले जाता है, मतलब टरबाइन में एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ दे रखा है पी मैक्सिमम, और यहाँ पर मुझे कुछ दे रखा है पी मिनिमम। अगेन जो एक्सपेंशन है उसको मैं तीन अलग अलग प्रोसेस से परफॉर्म करूँगा, एक आपका एडियाबेटिक, एक आपका आइसोथर्मल, और एक आपका पॉलीट्रॉपिक। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, यहाँ से मैं तीन प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 1 to 2 है, 1 to 2 डैश है, और 1 to 2 डबल डैश है। जिस समय मैंने आपको इंटरकूलिंग बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो ओपन सिस्टम है उसके लिए वर्क होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V इंटू डी पी, मतलब वर्क आपका होगा एरिया जो प्रोजेक्टेड होगा P एक्सिस पे। और मैंने आपको बताया था कि जो पीवी डायग्राम में स्लोप है वो एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या होता है, मैक्सिमम होता है माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी, और जो आइसोथर्मल का है वो मिनिमम होता है माइनस ऑफ पी अपॉन वी, और पॉलीट्रॉपिक का इन दोनों के बीच में होता है माइनस ऑफ एन इंटू पी अपॉन वी, और तीनों का ही स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो मैक्सिमम स्लोप वाली प्रोसेस है वो आपकी एडियाबेटिक होगी, मतलब ये वाली प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक हो जाएगी। ये वाली जो मिनिमम स्लोप वाली प्रोसेस है ये आपकी आइसोथर्मल हो जाएगी, और इन दोनों की जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है ये वाली, ये आपकी पॉलीट्रॉपिक हो जाएगी। ये आपकी पॉलीट्रॉपिक हो जाएगी। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व देखूं, पी एक्सेस पे प्रोजेक्शन देखूं ये वाला, तो जो एरिया है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब अगर जो टरबाइन का एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस के अलोंग हो जाए तो जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के अलोंग अगर टरबाइन एक्सपेंड होगा तो आपका जो वर्क है वो मिनिमम होगा। एडियाबेटिक में मिनिमम एरिया आएगा और आइसोथर्मल में मैक्सिमम आएगा। तो अपनी जो टरबाइन में प्रोसेस थी ब्रेटॉन साइकिल में वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस थी। तो उस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को, टरबाइन को, मैं मल्टीपल नंबर ऑफ रीहीटर और मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन से एक्सपेंड कराना चाह रहा हूँ, सो दैट नेट वर्क ऑफ द टरबाइन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई एक पीवी डायग्राम दे रखा है, और मुझे दे रखा है कि ये कोई पी मिनिमम है और ये कोई पी मैक्सिमम है, और मुझे दे रखा है कि यहाँ पर कोई 1 है और ये 1 to 2 डबल डैश, ये आपकी कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है।
ये आपकी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन और मल्टीपल नंबर ऑफ रीहीटर लगा करके प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं एक टरबाइन लगाता हूँ और जैसे ही टरबाइन लगाऊंगा तो टरबाइन में आपका एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। मान लेता हूँ कि ये कुछ 2A है और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रीहीट करूँगा कांस्टेंट प्रेशर पे। और रीहीट करने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपका 2A डैश हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको अगेन एक्सपेंड करूँगा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, और ये आपका हो जाएगा 2B। और अगेन इसको रीहीट करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 2B डैश। अगेन एक्सपेंड करूँगा, ये 2C हो जाएगा। अगेन रीहीट करूँगा, 2C डैश हो जाएगा। और इसको अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंड करूँगा और फाइनली ये आपका 2D हो जाएगा। अगेन इसको रीहीट करूँगा तो ये, अगेन इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये 2D हो जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है, मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन और मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेंशन से, सॉरी मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन और मल्टीपल नंबर ऑफ रीहीटर से। इसके बाद अगर मैं सिंगल टरबाइन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म करता तो वो प्रोसेस कुछ ऐसी होती, और ये आपकी 1 से 2 जो प्रोसेस होती, ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ ऐसी होती। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व देखूं तो जो प्रोसेस मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन और मल्टीपल नंबर ऑफ रीहीटर से बनाई है ब्लैक कलर से, उसका एरिया सिंगल टरबाइन से जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है रेड वाली 1 to 2, उसके एरिया से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि टरबाइन का वर्क क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर अब मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टरबाइन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर लगा दूं तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, अगर मुझे कोई पीवी डायग्राम दे रखा है, अगेन बोला हुआ है कि ये कोई मिनिमम प्रेशर है और ये कोई मैक्सिमम प्रेशर है, और मुझे दे रखा है कि ये कोई 1 है, और ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टरबाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टरबाइन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर लगाऊं, जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। एक्सपेंशन होगा फिर रीहीटिंग होगी, एक्सपेंशन होगा फिर रीहीटिंग होगी, एक्सपेंशन रीहीटिंग, एक्सपेंशन देन रीहीटिंग, एक्सपेंशन देन रीहीटिंग, फाइनल एक्सपेंशन। मतलब वो जो आपकी प्रोसेस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टरबाइन वाली, वो इस आइसोथर्मल वाली प्रोसेस को ही क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। मतलब आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो टरबाइन का वर्क आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये तो बात थी भाई बेसिक कॉन्सेप्ट की कि मैं करना क्यों चाह रहा हूँ, रीहीटिंग। तो रीहीटिंग मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं टरबाइन का वर्क इंक्रीज करना चाह रहा हूँ और नेट वर्क को भी बढ़ाना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैं ब्रेटॉन साइकिल की बात करूँगा प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टरबाइन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीटर लगा दूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेटॉन साइकिल विद सिंगल रीहीटर। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेटॉन साइकिल विद सिंगल रीहीटर। तो यहाँ पर आपका जो कंप्रेशर है, कंबशन चैम्बर है, वो सब सेम रहेगा, केवल टरबाइन के केस में एक्सपेंशन में चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर मैं ब्रेटॉन साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक कंप्रेशर लगा होगा, सबसे पहले एक कंप्रेशर होगा और प्रोसेस 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा होगा, और इस कंप्रेशर के बाद में एक कंबशन चैम्बर लगा होगा और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा होगा। उसके बाद एक टरबाइन लगा होगा
और सिंपल ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता था कि इस टरबाइन के बाद डायरेक्टली मैं हीट को रिजेक्ट कर देता था एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इस टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद एक आपका रीहीटर लगा होगा, यहाँ पर एक रीहीटर लगा हुआ है और ये भी कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन कराएगा। और देन अगेन यहाँ पर एक टरबाइन लगा होगा और यहाँ पर जो एयर आएगी उसको फाइनली मैं सेंड करूँगा इंटरकूलर से। ये आपका ब्रेटॉन साइकिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका कंप्रेशर है जिसमें कुछ वर्क दे रहा हूँगा मैं WC। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है कंबशन चैम्बर में। ये आपका हायर प्रेशर टरबाइन है और यहाँ पर WT1 दे रहा हूँ, HPT इज़ द हायर प्रेशर टरबाइन। और ये आपका लोअर प्रेशर टरबाइन है जिस पे मैं टरबाइन में वर्क आपका क्या होगा, वर्क मुझे मिलेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ये WT1 हो जाएगा। ये आपका लोअर प्रेशर टरबाइन है, यहाँ पर मुझे वर्क WT2 मिलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका रीहीटर है जिसमें हीट एडिशन हो रही होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। उसके बाद ये आपका इंटरकूलर है, ये आपका इंटरकूलर है जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा होगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। और अगर मैं बात करूं तो ये आपका कुछ 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपकी कंप्लीट साइकिल होगी। जो हम लोगों ने बेसिक साइकिल की बात की थी, बेसिक ब्रेटॉन साइकिल, उसमें केवल कंपोनेंट इतने थे। ये कंपोनेंट आपके बेसिक ब्रेटॉन साइकिल में थे। टरबाइन जो लगा हुआ है हायर प्रेशर टरबाइन, केवल एक ही टरबाइन होता था और उसका एग्जिट डायरेक्टली हम लोग किसमें मिला देते थे, इंटरकूलर में। लेकिन यहाँ पर 2 कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो गए हैं और वो कंपोनेंट आपकी ये है, एक आपका रीहीटर है और एक आपका लोअर प्रेशर टरबाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरे डायग्राम के लिए PV और TS डायग्राम की बात करूँ तो देखें कैसा होगा। मैं इसमें PV डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जो पहली प्रोसेस है वो आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है कंप्रेशर में। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन कंप्रेशर में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगी। उसके बाद जो 2 से 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है कंबशन चैम्बर में, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कुछ ऐसा होगा। उसके बाद जो 3 से 4 है वो टरबाइन में एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस 4 से 5 है उसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है अगेन रीहीटर में, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगेन एक टरबाइन लगा है 5 से 6 में और अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, और जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा और ये आपका 6 पॉइंट हो जाएगा। और जो 6 से 1 है वो अगेन आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कुछ ऐसा होगा, और ये आपका PV डायग्राम हो जाएगा ब्रेटॉन साइकिल के लिए रीहीटिंग के केस में। ये आपका कंप्रेशर था, यहाँ पर WC हो रहा होगा। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन था कंबशन चैम्बर में। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन था रीहीटर में। ये आपका WT2 था और ये आपका WT1 था, और ये हीट रिजेक्शन था इंटरकूलर में। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर रीहीटर ना होता,
अगर यहाँ पर रीहीटर ना होता तो एक ही टरबाइन में क्या हो जाता, एक्सपेंशन हो जाता, और एक ही टरबाइन में अगर एक्सपेंशन होता तो ये वाली प्रोसेस आपकी आगे जाकर के कुछ यहाँ पर एक्सटेंड होती और ये 4 डैश हो जाता। तो जो 1 to 4 डैश है, 1 to 4 डैश है, सॉरी 1 3 4 डैश है, ये है विदाउट रीहीटिंग, ये आपकी है विदाउट रीहीटिंग। और यहां पर जो दूसरी है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, विद रीहीटिंग है। 1 2 3 4 5 और 6 ये क्या है, ये आपकी विद रीहीटिंग है। तो अगर मैं विदाउट रीहीटिंग और विद रीहीटिंग में देखूं तो विद रीहीटिंग में विदाउट रीहीटिंग के कंपैरिजन में इतना एरिया क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये एरिया क्या डिनोट कर रहा है, इट इज द वर्क इंक्रीज्ड ऑफ द टरबाइन, सॉरी वर्क इंक्रीज्ड ऑफ द टरबाइन ड्यू टू द रीहीटिंग। तो ये आपका क्या है, W टरबाइन इंक्रीज्ड ड्यू टू द रीहीटिंग, ये आपका पीवी डायग्राम। अब अगर मैं बात करूं टीएच डायग्राम की, तो टीएच डायग्राम जो सबसे पहली प्रोसेस है 1 से 2 वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और टीएच डायग्राम में रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन टीएच डायग्राम में कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 3 से 4 जो है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है हायर प्रेशर टरबाइन में, और ये कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 4 से 5 आपका अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है रीहीटर में, और ये 4 से 5 कुछ ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। देन जो 5 से 6 है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है लोअर प्रेशर टरबाइन में, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और देन जो 6 से 1 है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन वाली प्रोसेस कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये आपकी साइकिल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ जो मैं बातें करूँगा, जैसा इंटरकूलिंग में मैं परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात करता था, वैसे यहाँ पर जब मैं डेरिवेशन वगैरह करूँगा तो परफेक्ट रीहीटिंग की बात करूँगा। परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब है कि ये T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा परफेक्ट रीहीटिंग में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली T3 इज इक्वल टू T5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं एक आइडियल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ पर परफेक्ट रीहीटिंग है, T3 और T5 दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इसके बाद ये आपका क्या था, ये आपका WC था, ये आपका क्या था, ये आपका हीट एडिशन था कंबशन चैम्बर में, ये आपका हीट एडिशन था रीहीटर में, ये आपका WT1 था, ये आपका WT2 था, और ये आपका हीट रिजेक्शन था इंटरकूलर में। ये आपका टीएच डायग्राम है। इस पीवी और टीएच डायग्राम को ड्रॉ करके मुझे एक बात अभी तक समझ में आई है, और वो बात ये है कि अगर मैं रीहीटिंग कराऊंगा तो पीवी डायग्राम में कुछ एरिया इंक्रीज हो गया है जिसको मैंने दिखाया हुआ है, और वो एरिया डिनोट कर रहा है इंक्रीज्ड इन टरबाइन वर्क ड्यू टू द रीहीटिंग। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसके अलावा क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग। अब मैं बात करने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि W कंप्रेशर के साथ क्या होगा। अगर मैं पीवी डायग्राम को देखूं तो जो कंप्रेशर वाली प्रोसेस है 1 से 2 वाली, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। वो प्रोसेस रीहीटिंग हो या ना हो, दोनों ही केस में सेम रहेगी।
इसका मतलब है कि डब्ल्यू कंप्रेशर है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद सेकेंड वन में बात करता हूँ डब्ल्यू टरबाइन की, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू टरबाइन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और उसी के लिए ही मैंने रीहीटिंग कराया था। तो डब्ल्यू टरबाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो डब्ल्यू नेट है, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेशर, अगर डब्ल्यू कंप्रेशर सेम है और डब्ल्यू टरबाइन इंक्रीज हो गया है तो जो नेटवर्क है डब्ल्यू नेट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो हीट एडिशन है वो क्या हो जाएगा, जो हीट कंबशन चैम्बर में ऐड हो रही है वो तो ऐड हो रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रही है, इट इज़ द एक्स्ट्रा हीट जो ऐड हो रही है। तो यहाँ पर जो हीट एडिशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हीट एडिशन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो हीट रिजेक्शन है उसके साथ क्या होगा, अगर यहाँ पर रीहीटिंग ना होती तो आपकी प्रोसेस कुछ ऐसी होती और ये 4 डैश होता, और आपका जो हीट रिजेक्शन है वो 4 डैश से 1 तक होता। लेकिन रीहीटिंग है उसके वजह से आपका जो हीट रिजेक्शन है वो 6 से 1 तक है। मतलब ये जो आप किया है, ये जो 6 से 4 डैश तक है, ये जो है 6 से 4 डैश, ये डिनोट कर रहा है एक्स्ट्रा हीट रिजेक्शन को। तो जो हीट रिजेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एडिशन है वो 4 से 5 में हो रहा है, और ये 4 से 5 कहाँ पर है, हायर टेम्परेचर जोन में है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एडिशन हायर टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका मतलब है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन का क्या होगा, अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन है ये भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, 6 से 4 डैश वाला हीट रिजेक्शन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन है, और ये हाई टेम्परेचर पे है। और अगर ये हाई टेम्परेचर पे है तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी बढ़ जाएगा। उसके बाद जो इफिशियंसी है, उसके साथ क्या होगा, इफिशियंसी आपका होता है डब्ल्यू नेट अपॉन हीट एडिशन, और रीहीटिंग के वजह से डब्ल्यू नेट भी इंक्रीज हो रहा है और हीट एडिशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगेन जैसा कि इंटरकूलिंग में मैंने बोला था कि इफिशियंसी भी डिक्रीज हो जाती है, वैसा ही रीहीटिंग में भी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन नेटवर्क बढ़ जाता है। यहाँ भी सेम प्रश्न आता है कि अगर यहाँ पर इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है तो फिर मैं रीहीटिंग क्यों करा रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं रीहीटिंग ना कराऊँ तो कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर ये है, और अगर रीहीटिंग कराऊँ तो भी कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर यही है। मतलब रीहीटिंग कराने से या ना कराने से कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर रीहीटिंग ना कराऊँ तो टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर ये है, और रीहीटिंग करा दूँ तो टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर ये है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है कंप्रेशर के एग्जिट टेम्परेचर और टरबाइन के एग्जिट टेम्परेचर में विदाउट रिजनरेशन ये है, और विद रिजनरेशन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस ये है। मतलब रीहीटिंग कराने के वजह से जो टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर है वो 4 डैश के कंपैरिजन में क्या हो गया है, 6 हो गया है। मतलब रीहीटिंग कराने के वजह से जो टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जबकि कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर और कंप्रेशर का जो एग्जिट टेम्परेचर है, दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है रीजनरेशन के लिए। इसका मतलब है कि रीहीटिंग के वजह से ब्रेटॉन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी, ये बात सही है,
लेकिन अगर रीहीटिंग और रीजनरेशन दोनों को साथ में परफॉर्म करूँगा तो ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रैक्टिकली आपका जब ब्रेटॉन साइकिल वर्क करता है तो वहाँ पर रीहीटिंग, इंटरकूलिंग और रीजनरेशन तीनों परफॉर्म होते हैं, तीनों साथ में परफॉर्म कराते हैं, जिसकी वजह से प्लांट थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये तो इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग था जो मैंने बात की। अब जैसे मैंने बात की थी इंटरकूलिंग में कि भाई एक इंटरमीडिएट प्रेशर होगा जहाँ पर इंटरकूलिंग कराऊंगा और वहाँ पर डब्ल्यू नेट मैक्सिमम हो जाएगा, उसी तरह मैं रीहीटिंग में बात करना चाह रहा हूँ कि वो इंटरमीडिएट प्रेशर कौन सा है जिस पर रीहीटिंग कराने से आपका डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रेशर फॉर द डब्ल्यू नेट मैक्सिमम इन केस ऑफ परफेक्ट। Now value of intermediate pressure to maximize the max network in case of perfect reheating। तो सबसे पहले तो मैं TS डायग्राम की बात करता हूँ। या फिर मैं PV डायग्राम ड्रॉ करूँ। तो PV डायग्राम कुछ ऐसा था। TS डायग्राम कुछ ऐसा था। सबसे पहले आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन था, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था, देन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन था हायर प्रेशर टरबाइन में, देन आपका कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग था रीहीटर में, देन आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन था लोअर प्रेशर टरबाइन में, देन आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था। ये आपका हीट एडिशन था कंबशन चैम्बर में, ये आपका WT1 था, ये आपका WT2 था, ये हीट एडिशन था रीहीटर में, ये आपका हीट रिजेक्शन था इंटरकूलर में, और ये आपका W कंप्रेशर था। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि नेटवर्क को मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ, तो जो W नेट है वो आपका होता है W टरबाइन माइनस W कंप्रेशर। रीहीटिंग की केस में ये जो W कंप्रेशर है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो W नेट वहीं पे मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर W टरबाइन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं W टरबाइन फाइंड आउट करके W टरबाइन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो अगर मैं W टरबाइन लिखूँ तो यहाँ पर दो टरबाइन है, WT1 और WT2 दोनों वर्क हो जाएंगे। तो जो WT है वो आपका हो जाएगा WT1 प्लस WT2। अब जो टरबाइन 1 है वो 3 से 4 के बीच में है, तो उसका वर्क हो जाएगा H3 माइनस H4, और टेम्परेचर के फॉर्म में हो जाएगा m.Cp T3 माइनस T4, और ये हो जाएगा T1 m.Cp T3 माइनस T4, और जो WT2 है वो हो जाएगा m.Cp T5 माइनस T6। ये हो जाएगा m.Cp T5 माइनस T6। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, W टरबाइन इज इक्वल टू m.Cp T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6। मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये टरबाइन वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर परफेक्ट रीहीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जो T3 और T5 है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे परफेक्ट रीहीटिंग के केस में। और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन है। मैं मान लेता हूँ ये P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और मान लेता हूँ ये P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और मान लेता हूँ कि ये आपका कुछ P इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन में मैं T3 कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं T3 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा m.Cp 1 माइनस T4 बाई T3 प्लस T5 और T3 दोनों सेम हैं माइनस T6 बाई T5। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 दे रहा हूँ इसको। अब जो प्रोसेस 3 से 4 और प्रोसेस 5 से 6 है दोनों क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो जो T3 अपॉन T4 है वो हो जाएगा P3 अपॉन P4
और वहाँ पर प्रेशर कितना है, P2 अपॉन P इंटरमीडिएट है, तो P2 अपॉन P इंटरमीडिएट के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और जो P5 अपॉन P6 है वो हो जाएगा P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो वहाँ से जो आपका ये है T3 अपॉन T4 है वो हो जाएगा P2 अपॉन P इंटरमीडिएट के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड जो T5 अपॉन T6 है वो हो जाएगा P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अगर मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँ तो W टर्बाइन हो जाएगा m डॉट Cp T3 2 माइनस T4 अपॉन T3 हो जाएगा P इंटरमीडिएट अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, माइनस T6 अपॉन T5 हो जाएगा P1 अपॉन P इंटरमीडिएट के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो गामा माइनस 1 अपॉन गामा है उसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये जो गामा माइनस 1 अपॉन गामा है इसको मैं x मान लेता हूँ, और अगर वैल्यू पुट करूँ तो W टर्बाइन हो जाएगा m डॉट Cp T3 2 माइनस P इंटरमीडिएट के पावर x अपॉन P2 माइनस P1 के पावर x इंटू P इंटरमीडिएट के पावर माइनस x। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो आपका T3 है वो T मैक्सिमम है, पहले से ही फिक्स होगा, मेटलर्जिकल लिमिट होगी। जो आपका P2 और P1 है वो भी पहले से फिक्स होंगे। आपका वेरिएबल है केवल P इंटरमीडिएट, तो मुझे अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो डेल WT अपॉन डेल PI को मैं 0 रखूँगा। तो अगर मैं डेल WT अपॉन डेल PI निकालूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा m डॉट Cp T3 0 माइनस x इंटू P इंटरमीडिएट के पावर x माइनस 1 अपॉन P2, और ये प्लस हो जाएगा x इंटू P इंटरमीडिएट के पावर माइनस x माइनस 1 P1 के पावर x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा x इंटू P इंटरमीडिएट के पावर x माइनस 1 अपॉन P2 इज इक्वल टू x इंटू P इंटरमीडिएट के पावर माइनस x माइनस 1 इंटू P1 के पावर x, और यहाँ से आपका x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा P इंटरमीडिएट के पावर 2x इज इक्वल टू P1 इंटू P2 के पावर, इट इज P2 के पावर x की पावर x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 P2। ये वो इंटरमीडिएट प्रेशर है जिस पर रीहीटिंग कराने से W टर्बाइन और W नेट मैक्सिमम हो जाएगा। सेम एक्सप्रेशन आपका आया था जब मैंने इंटरकूलिंग के लिए कैलकुलेशन की थी। इसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं P इंटरमीडिएट स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2, तो यहाँ से आ जाएगा P2 अपॉन P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P1 P इंटरमीडिएट अपॉन P1। और ये जो एक्सप्रेशन आया है P2 अपॉन P इंटरमीडिएट ये आपका RP2 है, और जो P1 अपॉन P इंटरमीडिएट है वो आपका P इंटरमीडिएट अपॉन P1 है वो आपका RP1 है। तो ये हो जाएगा RP1 इज इक्वल टू RP2। सेम एक्सप्रेशन आपका आया था इंटरकूलिंग में भी। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने कंप्रेशर वर्क की बात की थी, यहाँ पर मैं टरबाइन वर्क की बात कर रहा हूँ। अगर मैं टरबाइन वर्क फाइंड आउट करूँ और मैं पहले टरबाइन की बात करूँ, हायर प्रेशर टरबाइन की WT1 की, तो जो WT1 है वो 3 से 4 प्रोसेस के बीच में परफॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका H3 माइनस H4। तो मैं लिख सकता हूँ WT1 आपका हो जाएगा H3 माइनस H4, और ये होगा m डॉट Cp T3 माइनस T4, और ये हो जाएगा m डॉट Cp T3, और ये हो जाएगा 1 माइनस T4 बाई T3। और जो आपका T4 बाई T3 है, जो आपका T4 बाई T3 है वो ये है, और T4 बाई T3 आपका क्या हो जाएगा 1 बाई RP2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन
गामा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ WT1 इज इक्वल टू हो जाएगा m.Cp T3 1 माइनस 1/RP2 की पावर गामा माइनस 1/गामा। ये आपका WT1 हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड टरबाइन की बात करूं, लोअर प्रेशर टरबाइन की, और मैं WT2 फाइंड आउट करूं, अगर मैं WT2 फाइंड आउट करूं तो लोअर प्रेशर टरबाइन वर्क करता है 5 से 6 में, तो ये आपका हो जाएगा m.Cp T5 माइनस T6। और अगर यहां से T5 कॉमन लूं तो ये हो जाएगा m.Cp T5 1 माइनस T6 बाई T5, और ये होगा WT2 इज इक्वल टू m.Cp T5 1 माइनस 1/RP1 की पावर गामा माइनस 1/गामा। Cp इंटू होगा 1 माइनस 1/RP1 की पावर गामा माइनस 1/गामा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी WT2 की। अगर मैं WT1 और WT2 दोनों को देखूं तो ये आपका WT1 है और ये आपका WT2 है। आपको पता है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में T3 और T5 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और मैक्सिमाइज वर्क वाले केस में RP2 और RP1 दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पर WT1 बराबर हो जाएगा WT2 के। यहां पर WT1 बराबर हो जाएगा आपका WT2 के। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होगा W नेट को मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर W टर्बाइन को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वहाँ पर 3 कंडीशन आई हैं। पहली कंडीशन है कि इंटरमीडिएट प्रेशर आपका बराबर होगा √P1 P2 के। दूसरा, प्रेशर रेशियो दोनों टर्बाइन के बराबर होंगे, RP1 RP2 बराबर होगा। और तीसरा, आपका WT1 और WT2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जब आपका टरबाइन, आपका ब्रेटॉन साइकिल, ओवरऑल ब्रेटॉन साइकिल आपका प्रैक्टिकल कंडीशन में वर्क करेगा तो आपके कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ मैकेनिकल लॉसेस की और कुछ प्रेशर लॉसेस की।